हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 4 से 10 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के टॉप 60 क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और भट्टी विक्रम मारक को तेलंगाना राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनने पर 6 घोषणाएं पूरी करने की बात कही थी। इनमें शामिल हैं महालक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही राज्य परिवहन TSRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। कांग्रेस ने राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा किया है। तेलंगाना में ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इंदिरम्मा इंदुल स्कीम में उन परिवारों को घर के लिए जमीन और 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देंगे जिनके पास खुद का घर नहीं है। युवा विकास योजना में छात्रों को 5 लाख रुपये की सहायता और इसका उपयोग वे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कर सकेंगे। चेयुतु स्कीम के तहत बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को 4,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव वोटिंग हुई थी और इसमें कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं और वहीं सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS को 39 सीटें मिली हैं। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। दोस्तों, इन स्कीम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित योजना है। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इटली ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इटली। जानिक सिनर ने अद्भुत प्रदर्शन जारी रखते हुए अपना मैच जीता है जिससे इटली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 सालों बाद दूसरी बार डेविस कप टेनिस ओपन जीता है। इटली का 1976 के बाद यह पहला डेविस कप खिताब है। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF द्वारा आयोजित एक पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1900 में और डेविस कप के संस्थापक डवाइट F डेविस हैं। सर्वाधिक बार इसका विजेता है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने यह खिताब 32 बार जीता है और इसका पहला खिताब भी अमेरिका ने ही जीता था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1913 में हुई थी। जेमिनी AI को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुंदर पिचाई ने। 6 दिसंबर को गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। न्यूरल नेटवर्क को इंसान में न्यूरॉन्स की तरह साझा किया जा सकता है जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने जेमिनी AI को लॉन्च किया है। जेमिनी AI को टेक्स्ट और कोड के डेटा सेट के लिए तैयार किया गया है। इस डेटा सेट में किताबें, आर्टिकल्स, कोड्स जैसे कई लिखित प्रोग्राम शामिल हैं। यह भाषा का अनुवाद, टेक्स्ट लिखना, डिटेल्स में सवालों का जवाब देना और क्रिएटिव कंटेंट आसानी से तैयार कर सकता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हाई क्वालिटी कोड जनरेट कर सकता है। गूगल पिक्सल 8 और गूगल बोर्ड में जेमिनी AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंचन देवी। 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश कैडर 1991 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS ऑफिसर कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला IFS ऑफिसर हैं। IFS ऑफिसर कंचन देवी मध्य प्रदेश राज्य और भारत सरकार में 30 वर्षों से कार्यरत हैं। ICFRE की स्थापना साल 1986 में हुई थी और जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दिशा नायक अभी देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीत का कौल बनी है। 5 दिसंबर को भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी
कोर ने बताया कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। कैप्टन गीतिका कौल को सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी होने पर नियुक्ति मिली है। इंडक्शन ट्रेनिंग को शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति के लिए बेहद मुश्किल ट्रेनिंग माना जाता है। इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर रहने के अनुकूल बनना, खुद को बचाने की तकनीक सीखना और विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। सियाचिन में सैनिकों का कार्यकाल 3 महीने तक होता है, जहां तापमान 0 से -60 डिग्री तक जाता है। सियाचिन हिमालय की काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में समुद्री तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। यह भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वर्ष 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिच को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है। यह एक बोलचाल का शब्द है जिसे शैली, सौंदर्य, आकर्षण या एक रोमांटिक साथी को आकर्षित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड हर वर्ष ऐसे शब्दों पर बहस आयोजित करता है जो उस वर्ष सबसे अधिक चर्चित होते हैं। रिज शब्द करिश्मा शब्द से लिया गया है। खादी माटी कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। 2 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित 8 पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। तीसरी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो ये बना है कोलकाता। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 5 दिसंबर को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी NCRB ने देश के सुरक्षित शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक कोलकाता लगातार तीसरी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है और इस साल दूसरे नंबर पर पुणे है, तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। NCRB की इस लिस्ट में 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 19 शहरों का एनालिसिस किया जाता है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ज्यूरिख और सिंगापुर संयुक्त रूप से इसमें टॉप पर हैं। 30 नवंबर को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन पर हैं और इस लिस्ट में जिनेवा दूसरे और अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क तीसरे स्थान पर हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे सस्ते शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। भारत के सबसे महंगे शहरों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। EIU ग्रुप बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर की सहायता के लिए एनालिसिस का काम करता है। इस लिस्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई के चलते शहरों का एनालिसिस किया जाता है। एल लोब्रेगाट ओपन 2023 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वैशाली रमेश बाबू। 1 दिसंबर को स्पेन के एल लोब्रेगाट ओपन में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। वैशाली देश की तीसरी महिला हैं जिसने 2500 ELO रेटिंग्स के साथ खिताब जीता है। उन्होंने तुर्की की तैमर तारिक सेल्वेस को हराया है। वैशाली और आर प्रज्ञानंद विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी भी बन गई है। वैशाली देश की 84वीं ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला खिलाड़ी हैं। प्रेसिडेंट्स कलर या राष्ट्रपति निशान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AFMC एक सैनिक कॉलेज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर को पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज यानी AFMC के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कलर या राष्ट्रपति निशान पुरस्कार 2023
प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में। यह भारत की किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। हाल ही में आए तूफानी चक्रवात मिचोंग से कौन सा राज्य प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इससे अभी आंध्र प्रदेश भी प्रभावित रहा है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का चित्र चक्रवाती तूफान मिचोंग में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पांडुचेरी में 4 और 5 दिसंबर को बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी थी। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। R.N. रवि इसके राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी DG? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकरंद रानाडे। 1 दिसंबर को नई दिल्ली में स्थित इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के हेडक्वार्टर में एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है, जो 30 नवंबर 2023 को रिटायर हुए हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने 4 दिसंबर को 3 दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों, भू राजनीतिक पर इसके प्रभाव, नई प्रौद्योगिकियां, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन से सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 2023 में इस सम्मेलन की थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भू प्रौद्योगिकी पर आधारित सम्मेलन की सह मेजबानी विदेश मंत्रालय का पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन और कार्नेगी इंडिया द्वारा किया गया। यह इस सम्मेलन का 8वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉल लेंज को। आयरलैंड के लेखक पॉल लेंज को उनकी किताब प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लेंज को 50,000 पाउंड दिए गए। लिंच ने भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू को पछाड़ा है। मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। प्रॉफिट सॉन्ग एक परिवार की कहानी है जो एक भयानक दुनिया से जूझ रहा है। पॉल लिंच अब 5वें आयरिश लेखक बन गए हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पुरस्कार समारोह कार्यक्रम लंदन के ओल्ड बिलिंग्सगेट में आयोजित किया गया। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता सेहान करुणा तिलका ने 2022 के विजेता पॉल लेंज को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। बता दें कि करुणा तिलका श्रीलंकाई लेखक हैं जिन्हें पिछले साल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह एक साहित्य पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में प्रकाशित होता है। मिशन दक्ष किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहार ने। 1 दिसंबर को बिहार राज्य ने 71,863 प्राइमरी स्कूलों में मिशन दक्ष की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों की क्लास 3री से 8वीं तक पढ़ने में सबसे कमजोर सेलेक्ट किए गए 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स और टीचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई है। मिशन दक्ष के तहत हर शिक्षक 5 बच्चों को एडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। मार्च 2024 में बच्चों का जिला स्तर पर एग्जाम लिया जाएगा। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा ने 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 26 पदक हासिल कर चैंपियनशिप जीत ली है। पंजाब दूसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा है। ओलंपियन निशानेबाज इला बेलिन वाला रिवन ने
नई दिल्ली में 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंतिम दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में खिताब अपने नाम किया है। गुजरात की निशानेबाज इला बेलेन ने 253.4 अंक बनाए हैं, जबकि हरियाणा की रमिता जिंदल ने 8 महिला निशानेबाजों के फाइनल में 252.5 अंक से दूसरे स्थान पर रही हैं। रमिता के साथी नैन्सी व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रही हैं। उन्होंने हेजल और सुरीति के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। रमिता ने 254.9 अंक से जूनियर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश की गौतम भनोट ने युवा स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिली। यह 2023 में इसका 10वां संस्करण है। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक महिला अंडर 21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक सैंटियागो, चिली में किया गया। इस चैंपियनशिप में टीमों की संख्या 16 है और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। 2024-25 के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत। यह परिषद IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है यानी UK में। और IMO के महासचिव किटेक लेम हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये आलोक शर्मा बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आलोक शर्मा। 6 सितंबर 2023 को SPG प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा के निधन के बाद यह पद रिक्त था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG एक सरकारी एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को SPG द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वे भारत में है चाहे विदेश में। प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य भी जो उनके साथ आधिकारिक आवास पर रहते हैं, उनको SPG द्वारा सुरक्षा दी जाती है। SPG की स्थापना 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पहले SPG की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाती है। SPG का गठन हुआ था 8 अप्रैल 1985 को। यह एक अधिनियम था 1988 संसद का। SPG का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। SPG का सिद्धांत है बहादुरी, समर्पण और सुरक्षा। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज यानी मिलान 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगले साल मिलान एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 2023 में COP28 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। ये जो सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर, यह पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी में आयोजित किया गया था। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में भारत की ओर से PM मोदी ने हिस्सा लिया है। विधानसभा चुनाव 2023 में तेलंगाना राज्य में किसने सरकार बनाई है? तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC ने तेलंगाना में सरकार बनाई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में BJP ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 163। 3 दिसंबर को देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में BJP ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में BJP ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीती हैं और वहीं INC यानी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 66 सीटें मिली हैं। राजस्थान में BJP को 199 सीटों में से, या वैसे 200 हैं लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है, तो उसने 115 सीटें जीती हैं।
कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुदनी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी सीट से 1,04,974 वोटों से जीत दर्ज की है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से 26,396 वोटों से चुनाव जीता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा सीट से 19,723 वोटों से जीते हैं। नेक्स्ट जेन फाइनल्स टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमाद-मेदवेदेव। हेमाद-मेदवेदेव ने आर्थर फिल्स को हराकर नेक्स्ट जेन फाइनल्स टेनिस चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। हेमाद-मेदवेदेव इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सर्बिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2017 में पहले टूर्नामेंट से ही इसका आयोजन इटली के मिलान में हो रहा था, जबकि इस साल पहली बार यह टूर्नामेंट सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। मैथिली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मिश्र को। बिहार के दरभंगा की संस्कृति मिश्र को मैथिली कविता संग्रह कहबाक अछि हमरा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। वह पीएम मोदी के गुजराती कविता संग्रह आँख आ धन्य छे का मैथिली में अनुवाद कर चुकी हैं। उन्हें एक प्रतीक चिन्ह और 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कितने LAC तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी है। इस डील में 97 LAC तेजस A1 और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तेजस और प्रचंड के पूरी संख्या के साथ सेना में शामिल होने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं। 84 सुखोई Su-30 फाइटर जेट को भी अपग्रेड किया जाएगा। देश का दूसरा शहर कौन बना है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधा को शुरू किया गया है? तो ये बना है बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राइड हेलिंग फर्म उबर ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब सेवा उबर ग्रीन को लॉन्च किया है। देश में मुंबई के बाद बेंगलुरु दूसरा शहर है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया है। बेंगलुरु टेक समिट के मौके पर बेंगलुरु पैलेस में कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने उबर ग्रीन का उद्घाटन किया है। उबर ग्रीन अपने इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में टाटा टिगोर EV का उपयोग करेगा। दुबई में कोप28 के दौरान DLIT 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PM मोदी ने इसे लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, PM नरेंद्र मोदी। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में कोप28 के दौरान DLIT 2.0 यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है ग्लोबल साउथ को जल्दी और आसानी से क्लाइमेट चेंज की परेशानी से निजात दिलाना। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कितने भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने की घोषणा की है। यह एस्ट्रोनॉट भारत अमेरिका के संयुक्त स्पेस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग लेंगे। इसरो के चीफ S सोमनाथ ने बताया कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देगा। 4 में से 1 एस्ट्रोनॉट को अगले साल स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर भेजा जाएगा। भारत के दौरे पर आए नासा के चीफ विल लैंसन ने भारत अमेरिका संयुक्त स्पेस मिशन की घोषणा की है। नासा के चीफ विल लैंसन ने 1986 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष में यात्रा की थी। नासा और इसरो मिलकर अगले साल शुरुआती क्वार्टर में नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार यानी निसार भी लॉन्च करने वाले हैं। यह दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट्स में से एक होगी जिसकी कीमत $1 अरब है।
इस सैटेलाइट का इस्तेमाल पृथ्वी की सतह और उसकी जलवायु का निरीक्षण करने के लिए होगा। इस मिशन के तहत 1984 में राकेश शर्मा के बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट ISS पर जाएगा। हाल ही में सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी SIL का अधिग्रहण किसने किया है? तो टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप ने किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अडानी ग्रुप। 5 दिसंबर को अडानी ग्रुप के मालिकाना हक वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड यानी ACL ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और सांघी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रवि सांघी ने डील पर साइन किया है। इस डील के बाद ACL की SIL में हिस्सेदारी 54.51% हो गई है। SIL का अधिग्रहण 5,185 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर हुआ है। SIL की सीमेंट फैक्ट्री गुजरात के कच्छ में स्थित है। SIL भारत की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन सीमेंट और क्लिंकर यूनिट है। अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1988 में, जिसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। भारत में प्रतिवर्ष झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या भारत का झंडा दिवस भारत के सशस्त्र बलों के सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। हाल ही में INS संध्या को किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौसेना को। UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 पुरुषों में किसने जीती है? तो ये जीती है मानव ठक्कर ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मानव ठक्कर। मानव ठक्कर ने जी सातयान को हराकर UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, जबकि श्रीजा अकुला ने अर्चना कामत को हराकर महिलाओं का खिताब जीता है महिलाओं का सिंगल्स में। यह चैंपियनशिप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एम्स के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठाया गया था। HIV यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस ही एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग का कारण बनता है। HIV एक वायरस है जिसे ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। HIV आपके ह्यूमन सिस्टम की सेल्स को संक्रमित और नष्ट कर देता है, जिससे अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह जब HIV आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है तो यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स का कारण बन सकता है। कोई व्यक्ति जब तक एड्स से पीड़ित नहीं हो सकता है जब तक कि HIV से संक्रमित नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि HIV से पीड़ित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता है, लेकिन बिना इलाज के HIV से एड्स की वजह बन सकता है। पहली बार विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। 2023 में इसकी थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN एड्स ने कहा है कि वर्ष 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है? तो ये अयोध्या में बना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अयोध्या। 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट 320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इस टर्मिनल का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। हाल ही में UN के कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन यानी CAC की कार्यकारी समिति का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को। भारत को संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय
कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन यानी CAC की कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है। रोम में हुई CAC की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कार्यकारी समिति CAC की महत्वपूर्ण शाखा है। 2023 में फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 को। 5 दिसंबर को फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 4 भारतवंशी महिलाओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं। यह लगातार 5वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। साल 2022 में फोर्ब्स की लिस्ट में निर्मला सीतारमण को 36वां स्थान मिला था, यानी वह इस साल 4 अंक ऊपर आ गई हैं। फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें नंबर पर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन शोभा मंडल, इन्हें इसमें 70वीं रैंक मिली है। वाईकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार 100, इन्हें इसमें 76वीं रैंक मिली है, भी शामिल हैं। इस लिस्ट में यूरोपियन आयोग की चीफ उर्सुला वॉन डेर लियन पहले पायदान पर हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को तीसरा स्थान मिला है। अमेरिका बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स हर साल दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी करती है। जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी TDK कॉरपोरेशन भारत में अपना कारखाना कहाँ स्थापित कर रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, हरियाणा में। 4 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भारत में बनने वाले आईफोन की बैटरियां हरियाणा में बनाई जाएंगी। इसके लिए जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी TDK कॉरपोरेशन गुरुग्राम के मानेसर में 180 एकड़ क्षेत्रफल में कारखाना स्थापित कर रही है। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि TDK हरियाणा में आईफोन की लिथियम आयन बैटरी बनाने का कारखाना लगाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की कंपनी ने 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया है या करेगी। CBSE के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिमांशु गुप्ता। आंसर ऑप्शन नंबर सी है हिमांशु गुप्ता। दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत हिमांशु गुप्ता को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE में सचिव पद पर चयनित किया गया है। वे 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। 27वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी। भारतीय बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पॉइंट फॉर्मेट जीत ली है। इससे पहले आडवाणी ने 21 नवंबर को बिलियर्ड्स में लॉन्ग फॉर्मेट जीता था, यानी इस सीजन में उन्होंने डबल पूरा किया है। उन्होंने फाइनल में सौरभ कोठारी को 5-0 से हराया है। यह पंकज आडवाणी के कैरियर का 5वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप डबल है। इससे पहले उन्होंने साल 2005, 8, 14 और 2018 में डबल बनाया था। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.6%। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरून लिस्ट 2023 जारी हुई है। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है राधाकिशन दमानी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है अमित शाह। सम्मेलन के दौरान शिक्षा, पर्यावरण, खेल, कला और समसामयिक मामलों सहित देश के युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर को। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 1971 में इस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसैनिक कर्मियों की मौत हो गई थी। इस दिन
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए लोगों को याद भी किया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इस साल पीएम मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अरबपति किसान पुरस्कार 2023 से किस राज्य के किसान नायक को सम्मानित किया गया है? इनका नाम नायक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के किसान हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार थांगा डारलोंग का निधन हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। 103 वर्षीय थांगा डारलोंग रोजम यानी बांसुरी वादक थे। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। हीरो वर्ल्ड चैलेंज 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटी शेफलर। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर ने पहली बार हीरो वर्ल्ड चैलेंज का खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ है नसाउ बहामास में। किस भारतीय विज्ञानी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.आर. ललितांबिका। उन्हें यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो की ओर से दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह पुरस्कार फ्रांस के लिए सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें नागरिकता नहीं देखी जाती है। फ्रांस ने कहा है कि एडवांस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ वी.आर. ललितांबिका इसरो के रॉकेट कार्यों से जुड़ी रही हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IGF 2023 का 3rd एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली में। 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का 3rd एडिशन आयोजित हुआ। इससे पहले साल 2021 और 2022 में भी फोरम की मीटिंग हो चुकी हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी बॉडी है। IIGF एक मल्टी टास्क होल्डर प्लेटफार्म है। ये प्लेटफार्म भारत में इंटरनेट से जुड़ी पब्लिक पॉलिसी बनाने पर काम करते हैं। 2023 में इस फोरम की थीम है भारत के डिजिटल एजेंट के समायोजन की दिशा में अग्रसर होना। जुलाई 2006 में UN के सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एडवाइजर फॉर इंटरनेट गवर्नेंस नितिन देसाई ने इस फोरम की शुरुआत की थी। किस देश के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केन्या के। 6 सालों बाद केन्या से कोई राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। केन्या के राष्ट्रपति ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। केन्या की राजधानी है नैरोबी और इसकी मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। COP28 सम्मेलन में UAE ने कितने बिलियन फंड इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, $30 बिलियन। 4 दिसंबर को दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के अध्यक्ष यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE ने $30 बिलियन के फंड के निवेश की घोषणा की है। यह फंड अल्टेरा जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। COP28 सम्मेलन में UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने $30 बिलियन फंड इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। अल्टेरा ने साल 2030 तक वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अल्टेरा कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबली चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर्स को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना है। अल्टेरा का हेडक्वार्टर अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में स्थित है। COP28 जलवायु को लेकर यूनाइटेड नेशंस यानी UN की यह सालाना 28वीं बैठक है। इसमें सभी देशों की सरकारों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा होती है और पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 139वीं जयंती थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था।
और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। वह 1950 से 1962 तक देश के पहले राष्ट्रपति रहे थे और उन्हें भारत रत्न अवार्ड से 1962 में नवाजा गया था। ग्लोबल AWS ट्रेनिंग पार्टनर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रेनोकैट को। ट्रेनोकैट एशियाई प्रशांत क्षेत्र में स्थापित IT और मानव क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदाताओं में से एक है। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2023 में विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी को। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता, लेखक ऋषभ शेट्टी को प्रतिष्ठित 54वें IFFI में कांतार पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए विशेष जूरी पुरस्कार मिला है। 54वें IFFI 2023 का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। साल 1952 में स्थापित IFFI एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। 30 नवंबर को रूस के सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस में LGBTQ संबंधित गतिविधियां कट्टरपंथी गतिविधि यानी गैर कानूनी माना जाएगा। रूस का मानना है कि LGBTQ पश्चिमी प्रोपेगेंडा है। रूस के कानून मंत्रालय का कहना है कि LGBTQ मूवमेंट सामाजिक और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देता है। LGBTQ को लेकर साल 2020 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके तहत एक पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के। हेनरी रिचर्ड निक्सन की सरकार में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने दोनों पद एक साथ संभाले थे। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसिंजर ने पाकिस्तान का साथ दिया था। हाल ही में जोशीमठ के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1658 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल समिति ने जोशीमठ यानी जो उत्तराखंड में स्थित है के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है। जोशीमठ पिछले दिनों भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था। सो दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर में बस इतना ही। और आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।